गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम गुड्स खरीदते हैं बल्क में तो हमें जब डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और जब हम पेमेंट करते हैं तो हम कैश डिस्काउंट मांगते हैं, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक ही पॉइंट में दोनों डिस्काउंट भी आ सकते हैं, ट्रेड भी कैश भी। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाएगा क्योंकि पहले गुड्स खरीदोगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट लगाया जाएगा जब पेमेंट करोगे, करेक्ट। स्टार्ट करें। तो 6 पॉइंट्स हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे पॉइंट नंबर 7। तो आप लोग लिखो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमन ऑफ लेस प्राइस रुपीज 1 लाख, लेस प्राइस रुपीज 1 लाख at 10% trade discount, full stop. Payment was made immediately at a cash discount of 5%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने गुड्स खरीदे रमन से, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, मतलब एमआरपी है 1 लाख। हमने बल्क में लिए इसलिए हमें 10% को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो 10% हो गया ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10,000। तो गुड्स कितने के पड़े हमें? 90,000 के, ठीक है। नेट परचेज आ गई 90,000। फिर हमने उसको बोला कि हम पेमेंट अभी के अभी कर रहे हैं और हमें कैश डिस्काउंट मिल गया 5%। तो 90,000 का 5% कितना होता है? 90,000 का 5% हो जाएगा 4500, ठीक है, 4500। तो पेमेंट हो जाएगी 85,500, अमाउंट पेड 85,500, ठीक है। अब इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने गुड्स खरीदे, परचेजेस हमें कितने की पड़ी? 1 लाख या 90। ट्रेड डिस्काउंट तो अकाउंट्स में शो ही नहीं होता, हमें परचेजेस कितने की पड़ी? 90। बिल तो 90 का बनेगा, तो परचेजेस हो गई 90 की, ठीक है। हमारा कैश कितना गया? कैश जब जाता है तो क्रेडिट, कैश गया 85,500 और 45 का हमें डिस्काउंट मिल गया जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड 4500, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस, कैश गया और इनकम आ गई जो डिस्काउंट मिला। आपको याद होगा ट्रेड डिस्काउंट को एंट्रीज में, अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, वो बस वर्किंग नोट में आएगा। आपको एंट्री ऐसे करनी है, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय of rupees 40,000 at 10% trade discount and 5% cash discount, full stop. Half of the payment was made at the time of purchase। यहां से अब स्टार्ट होते हैं टेक्निकल पॉइंट्स। इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से सुनना, लिखना मत। सबसे पहले आपने गुड्स खरीदे विजय से 40,000 के, तो लिस्ट प्राइस तो है 40,000 की, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट, आपने गुड्स खरीद लिए, भले कैश पे हो या उधार पे हो, ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बल्क में खरीदे हैं। 4,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारी नेट परचेज है 36। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखना, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। हमने जब गुड्स खरीदे हम पूरी पेमेंट नहीं कर रहे, हाफ कर रहे हैं। तो यहां देखो ध्यान से, 36 में से आपने हाफ कैश दे दिया, बाकी हाफ उधार कर लिया 18,000। 36 के गुड्स खरीदे, आधी पेमेंट कर रहे हैं, आधा उधार है, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट है 5%। आप बताओ पूरे 36 पे मिलेगा या जो पेमेंट कर रहे हैं उस पे मिलेगा? कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब पेमेंट करते हैं। क्या पेमेंट आप पूरी कर रहे हो? नहीं, तो पूरे पे डिस्काउंट क्यों मिलेगा? जितनी पेमेंट कर रहे हो उस पे डिस्काउंट मिलेगा।
दोबारा सुनना, जितनी आप पेमेंट कर रहे हो ना वो डिस्काउंट भी आपको उतने पे देगा। जब बाकी की पेमेंट करोगे तब डिस्काउंट दे देगा, पूरे पे डिस्काउंट नहीं देगा। ऐसे तो आप लोग बहुत स्मार्टली प्ले करोगे। मान लो 36 का बिल बना, मान लो 36,000 का बिल बना, आप लोग बोलोगे कि सर चलो 3,000 की पेमेंट ले लो और डिस्काउंट पूरे पे दे दो। तो ऐसे थोड़ी होता है, जितनी पेमेंट कर रहे हो उस पे डिस्काउंट देगा। जब बाकी की पेमेंट करोगे तो आपका हक है डिस्काउंट मांगने का, अभी नहीं। ठीक है, तो 18,000 की पेमेंट हो रही है ना, तो कैश डिस्काउंट भी 18,000 पे ही मिलेगा। कितना है? 5%। तो 18,000 का 5% होता है 900। तो अमाउंट कितना पे होगा? 17,100। और बाकी का जो 18,000 है वो तो उधार कर लिया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? ध्यान से सुनना। 18,000 के गुड्स आपने उधार पे खरीदे, किससे? विजय से। तो इसकी एंट्री बनती है परचेजेस टू विजय, ये बनती है 18,000 की। ठीक है, रीजन भी है आपके लिए, एक्सपेंस है और लायबिलिटी। और जो 18,000 के आपने कैश पे खरीदे उसकी एंट्री बनती है परचेजेस 18,000 टू कैश। कैश आपका गया 17,100 टू डिस्काउंट रिसीव 900, ये बनती है। लेकिन ये पॉइंट, दो पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट है, एक साथ दिया हुआ है, तो हमें आंसर भी एक साथ लिखना है। अब इन दोनों को क्लब करना है, ध्यान से देखना। परचेजेस 18,000 की कैश पे है, 18 की उधार पे है, टोटल परचेज कितनी है? 36। और ये लिखा भी हुआ है कि नेट परचेज 36 है। ठीक है, आगे देखो, कैश कितना गया? 17,100। डिस्काउंट कितना मिला? 900। डिस्काउंट मिला 900। और जो उधार पे खरीदे किससे? विजय से। तो लायबिलिटी 18,000। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट ध्यान से देखो। टोटल परचेज हो गया 36,000, एक्सपेंस। कैश गया 17,100, डिस्काउंट मिला 900। ये कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट में है। और फिर क्रेडिट में है विजय, ये क्या है? लायबिलिटी, जो उधार में है। अगर आप ध्यान से देखो, डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएंगे। डेबिट में कितना है? 36। क्रेडिट में कितना है? 18 प्लस 18 36। ठीक है, और रीजन क्या है? 17,100 कैश गया, 900 का डिस्काउंट मिल गया, टोटल 18 तो ये हो गए, और बाकी का 18 उधार पे। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है बस, कैश डिस्काउंट उसी पे मिलेगा जितनी पेमेंट कर रहे हो। जो पेमेंट नहीं कर रहे उस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 9। सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹1 lakh, फॉर ₹1 lakh at 20% trade discount, at 20% trade discount and 10% cash discount, and 10% cash discount. Full stop. Half of the payment was received immediately at the time of sale, at the time of sale. ठीक है, अब ये पॉइंट पहले आप ट्राई करना साथ साथ। ठीक, देखो, हमने गुड्स बेचे मोहन को जिसका प्राइस है 1 लाख, तो लिस्ट प्राइस हो गया 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 20%, तो ये आपका हो गया 20,000। तो हमने जो गुड्स बेचे अल्टीमेटली हमारी सेल हो गई 80,000 की, नेट सेल्स। क्योंकि 1 लाख पे 20,000 का डिस्काउंट हो ही गया, तो बिल बनाना है 80,000 का। आगे देखो, हाफ ऑफ द पेमेंट अभी आ रही है, 80 में से हाफ पेमेंट आ रही है कैश में, हाफ पेमेंट नहीं आ रही, उधार, हाफ पेमेंट उधार हो गई। तो 80 में से हाफ आ रहे हैं, हाफ नहीं आ रहे। अब हम क्या डिस्काउंट देंगे? 10%। किस पे देंगे? जितनी पेमेंट आ रही है। तो 40,000 का 10% होता है 4,000। तो इसका मतलब पैसे आएंगे कितने? पैसे आएंगे 36, राइट। अमाउंट कितना आ गया? 36। यहां तक ओके। एक बार दोबारा, 1 लाख के गुड्स हैं, 20,000 का डिस्काउंट तो मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे होते हैं, भले कैश पे हो या उधार पे हो, ट्रेड डिस्काउंट तो मिल गया। 80 के सेल मानी जाएगी, उसमें से आधा कैश आ रहा है, आधा उधार है।
तो जो कैश आ रहा है उस पर मैं डिस्काउंट दूंगा, राइट। अब याद रखना ध्यान से, कैश आया कितना, कैश आया 36,000, डिस्काउंट मैंने कितना अलाउ किया, जो मेरा नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड 4,000, जो कि मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। मैंने गुड्स बेचे हैं उधार पे, आधे गुड्स उधार पे बेचे हैं, तो डेटर पैसा आना है, क्या नाम है उसका, मोहन, तो मोहन बन गया मेरा डेटर, कितना, 40,000 का, जो मैंने उधार पे बेचे हैं, और टोटल सेल्स कितनी काउंट होगी, 80,000। ट्रेड डिस्काउंट को तो यहाँ पे लाते नहीं है, ठीक है। तो टोटल सेल्स हो गई 80,000 की, आधे पैसे आ गए जिसमें से थोड़ा सा डिस्काउंट है, और बाकी जो आधे नहीं आए उधार कल को आने हैं, इसीलिए ऐसे देख लो मैच हो रहा है, 40 + 40 80, इधर भी 80, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, सोल्ड गुड्स टू अनिल, सोल्ड गुड्स टू अनिल for rupees 20,000, for rupees 20,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount and 10% cash discount, 10% trade discount, 10% cash discount. Received half of the amount by cash, received half of the amount by cash and balance half by check, and balance half by check. आधी पेमेंट कैश और आधी चेक से है, उधार नहीं है, तो इस बार कुछ अलग है, ठीक है। गुड्स बेचे 20,000 से, तो लिस्ट प्राइस आ गई 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 2,000 का तो ऑफ कर ही दो, तो सेल्स हो गई 18,000 की, नेट सेल्स। अब वो कह रहे हैं आधी पेमेंट कैश में आ रही है, आधी चेक से आ रही है, आधी मतलब 18,000 का हाफ होता है 9, तो 9,000 कैश में आ रहे हैं और बाकी 9 चेक से आ रहे हैं, मतलब बैंक में। अब आप बताओ क्या डिस्काउंट किस पे दूं, 9 पे या 18 पे। अगर आपको लग रहा है 9,000 पे दूसरा जो कैश आ रहा है तो गलत है। रीजन, पेमेंट इधर से भी आ रही है और पेमेंट चेक से भी आ रही है, दोनों से पेमेंट तो आ रही है ना, भले कैश की फॉर्म में आए या बैंक की फॉर्म में आए, पेमेंट तो आ रही है, तो कैश डिस्काउंट दोनों पे मिलेगा। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आप पेमेंट दो डिस्काउंट ले लो। अब पेमेंट आप कैश से दो या चेक से दो वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो डिस्काउंट दोनों पे मिलेगा। कितना डिस्काउंट है, 10%। तो जो कैश में पेमेंट आ रही है उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा 900 का 10% के हिसाब से, और जो बैंक से पेमेंट आ रही है, पैसे तो आ रहे हैं ना, तो उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा 900 का, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि सर डबल डबल डिस्काउंट दे दिया, ऐसा नहीं है। अभी प्रूव करता हूं, पहले एंट्री कर लेते हैं। देखो कैश कितना आया 8100, बैंक में कितने पैसे आए 8100, डिस्काउंट कितना दिया दोनों मिला के, डिस्काउंट मैंने दिया दोनों मिला के 9 + 9 1800, राइट। और सेल्स कितनी है, सेल्स है टोटल 18,000। आप चेक कर लो ये मैच कर जाएगा, ठीक है। 81 + 81 6200 + 1800 18,000, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका है। नेट सेल्स मेरी 18,000 तो आ गई थी, आधी पेमेंट कैश में आ रही है, आधी बैंक में आ रही है, पेमेंट तो आ रही है ना, तो कैश डिस्काउंट तो दोनों में बनता है। तो यहीं से कर लो कैश डिस्काउंट एक ही बार 10%, ये हो गया 1800, तो अल्टीमेटली पेमेंट कितनी आनी है 16,200, राइट। इसको हाफ हाफ बांट लो, कैश और बैंक में, कैश में आ रहा है 81 और चेक में भी आ रहा है 81, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन डिस्काउंट वो 10% ही है, उसको 10 + 10 20 मत समझ लेना। कैश पे अलग से निकाला था, बैंक में अलग से निकाला था, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट, ये लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 11। आप लोग लिखो, सोल्ड गुड्स टू अजय, सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर ₹50,000, for ₹50,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount and
5% cash discount and 5% cash discount. Half of the amount was received by check. Half of the amount was received by check. ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने गुड्स सेल किए अजय को फॉर ₹50,000, तो लिस्ट प्राइस है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही देते हैं सब पे, तो ये हो गया 5,000, तो बचे कितने 45। ठीक है, याद है? ओके, आगे लिखा है 5% कैश डिस्काउंट, हाफ पेमेंट चेक से आई है, तो 45 का हाफ ये तो चेक से आई है, ये तो पक्का हो गया। बाकी हाफ क्या माने, कैश माने या उधार? शायद आपको लग रहा होगा कि सर हाफ पेमेंट चेक से आई है तो बाकी हाफ कैश से आई होगी, बट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहीं लिखा है कि बाकी हाफ कैश में आया? नहीं लिखा ना, तो अपने आप एज्यूम नहीं करना। यहाँ पे नाम है तो बाकी का हाफ उधार पे होगा। दोबारा सुनना, क्लियरली लिखा हुआ है कि हाफ पेमेंट चेक से आई, क्या कहीं लिखा है कि बाकी हाफ कैश से आई? नहीं, तो अपने आप एज्यूम नहीं करना, बाकी हाफ को हम उधार मानेंगे। ठीक है, तो बाकी हाफ है उधार, मतलब 22,500। अब जो पेमेंट चेक से आई, पेमेंट तो आ रही है ना, उस पर हम डिस्काउंट देंगे 5%, उनको देंगे, तो क्या डिस्काउंट है 5% के हिसाब से, तो 2250 का 5% 1125, तो पेमेंट आनी चाहिए 22,500 में से 1125 माइनस कर देंगे, तो इट शुड बी 375 21375, ये होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखना कैसे होगा, चेक से पेमेंट आ रही है तो बैंक बैलेंस में आएगा 21375, जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया 1125। ठीक है, और बाकी जो उधार है, जो पेमेंट बाद में आनी है, हमने कुछ बेचे हैं तो डेटर बाद में पैसे आएंगे अजय, कितने 22,500, और सेल्स कितनी है हमारी 45,000। ठीक है, आई रिपीट, थोड़े से पैसे चेक से आ गए, कुछ डिस्काउंट दे दिया, बाकी पैसे आने हैं और सेल्स हो गई 45,000 की। बस एक बात ध्यान रखना है, यहां लिखा हुआ है हाफ पेमेंट चेक से आई, तो बाकी हाफ उधार है, कैश नहीं मानना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, परचेज गुड्स फ्रॉम रामा एंड सन्स, परचेज गुड्स फ्रॉम रामा एंड सन्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 50 at 20% trade discount, at 20% trade discount and 3% cash discount, and 3% cash discount, full stop. 75% of the payment, 75% of the payment was made immediately by check, was made immediately by check. ठीक है, हमने गुड्स खरीदे रामा एंड सन्स से, लिस्ट प्राइस है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो अगर आप ट्रेड डिस्काउंट 20% लगाओगे, 50,000 का 20% होता है 10,000, तो नेट परचेज आ गए 40 है। ठीक है, नेट परचेज आ गई 40। अब उसमें से क्या हो रहा है, 75% पेमेंट कर रहे हो, बाकी 25% पेमेंट नहीं कर रहे हो। 40,000 का 75% निकालो, 40,000 का 75% मतलब 3/4, ये होता है 30,000, तो 30,000 की पेमेंट हो रही है। ठीक है, आई रिपीट, 40,000 के गुड्स खरीदे, उसमें से 75% की पेमेंट कर रहे हो, मतलब 30,000, और बाकी की पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो हो गया उधार, कितना 25,000, सॉरी 10,000। ठीक है, अगर आप 75% पेमेंट कर रहे हो तो 25% पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो 40,000 का 25% होता है 10,000, ये उधार है, याद रखोगे। अब जो हम पेमेंट कर रहे हैं उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 3%, तो 30,000 का 3%,
ये होता है 900, तो इसका मतलब पेमेंट होगी 29,100। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने गुड्स खरीदे 40,000 के, पेमेंट हो रही है चेक से 29,100, डिस्काउंट हमें मिला 900, और जो पेमेंट हमने नहीं करी उधार वो हमने कल को देने हैं टू रामा एंड सन्स, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिटर कितने के 10,000 जो हम उधार कर रहे हैं। ठीक है, ये मैच कर रहा है, लिख लो। अब कुछ डिफरेंट पॉइंट्स करेंगे, आप लिखो पॉइंट नंबर 13, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, प्लस 20% प्रॉफिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू सुमन, टू सुमन। I repeat, sold goods costing 10,000 at cost plus 20% profit less 10% trade discount to Suman। अब इस पॉइंट में नया क्या है, प्लस 20% प्रॉफिट। अभी तक आपको प्रॉफिट मार्जिन के साथ दिया होता था लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है हमने अपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया, एमआरपी लगा दिया, ठीक है। बट अब आपको लिस्ट प्राइस निकालना है, कैसे, यहाँ देखो, गुड्स की कॉस्ट है 10,000, मतलब हमें ये 10,000 के पड़े थे। अगर ये गुड्स आपको 10,000 के पड़े थे तो आप तो 10 में बेचोगे नहीं, पहले प्रॉफिट मार्जिन मिलाओगे। प्रॉफिट मार्जिन है 20%, तो कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 20%, 10,000 का 20% होता है 2,000, तो इसका मतलब लिस्ट प्राइस क्या आ गई आपकी 12,000। आई रिपीट, पहले कॉस्ट है 10,000, आप प्रॉफिट मार्जिन मिलाओगे 2,000, तो आपने एमआरपी लगा दी 12,000, ठीक है। अब आप सुमन को बेच रहे हो और 10% का डिस्काउंट दे रहे हो कि चलो आप बल्क में ले रहे हो, 10% का डिस्काउंट दिया, तो लिस्ट प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 1200 का, तो बेचे कितने के 10,800। इन शॉर्ट 10,000 के गुड्स आपने 10,800 में बेच दिए, तो प्रॉफिट तो कमा ही लिया कुछ ना कुछ, 10% डिस्काउंट देके भी कमा लिया। समझ पा रहे हो? तो अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, पहले कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करो, फिर लिस्ट प्राइस आएगी, उसके बाद सेल। क्लियर? अब आपने गुड्स सुमन को बेचे हैं, कैश तो आया नहीं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम शो करते ही नहीं, तो डायरेक्ट एंट्री आ जाएगी सुमन टू सेल्स 10,800। क्लियर? नेक्स्ट 14, sold goods costing 1 lakh, sold goods costing 1 lakh to Mohan at a profit of 20% on cost, at a profit of 20% on cost less 10% trade discount, less 10% trade discount। अब हमने गुड्स बेचे मोहन को, कॉस्ट प्राइस क्या है 1 लाख, तो कॉस्ट तो है 1 लाख, पहले प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, उस पे 20% प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब है 20,000। डायरेक्टली लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट है उस पे 20%, तो फिर लिस्ट प्राइस आ गई 120। अब ट्रेड डिस्काउंट देखो कितना है 10%, तो लिस्ट प्राइस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 12,000, तो गुड्स कितने के बेचे 1,08,000, राइट। किसको सेल करे हैं, गुड्स बेचे मोहन को, टू मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,08,000। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख टू आर्यन
at a profit of 20% on sales, 20% on sales, इसे करना अंडरलाइन, less 10% trade discount, less 10% trade discount. I repeat, sold goods costing 1 lakh to RM at a profit of 20% on sales, less 10% trade discount. इसे मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। अभी तक जो हमने पॉइंट किए थे उसमें प्रॉफिट था 10% या 20% ऑन कॉस्ट, बट अब किस पे है? ऑन सेल्स। क्या आपको सेल दी हुई है? आपको तो कॉस्ट दी हुई है, गुड्स है 1 लाख के, ठीक है, बट जो प्रॉफिट है वो सेल्स पे है। सेल्स तो हमें पता नहीं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सेल्स को मान लेते हैं एक्स। तो लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स, और प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल्स, मतलब 20% ऑफ एक्स। यहां तक ओके? सेल्स को मान लो एक्स, प्रॉफिट हो गया 20% ऑफ एक्स। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। ये तो आपने पहले भी सुना होगा मैथ्स में, अगर सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स क्या है? सेल्स है एक्स, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट तो है हमारे पास, गुड्स की कॉस्ट है 1 लाख, और प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ एक्स, राइट। यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 1 लाख को यहां ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 20/100 एक्स को वहां ले जाओ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 100x माइनस 20x, ये हो गया 80/100 ऑफ x इज इक्वल टू 1 लाख, राइट। अब x को सॉल्व करना है, तो 1 लाख इंटू 100/80, तो 20 से जा रहे हैं 24 से 25 से, फिर 4 से जा रहे हैं 4 25, तो x आ गया 1,25,000। x हमने किसको माना था? सेल्स, तो सेल्स आ गया 1,25,000, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 20% ऑफ x, मतलब सेल्स का 20%, तो प्रॉफिट आ गया इसका 20% विच इज 25,000, ठीक है। तो कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट है 25,000, और सेल्स कितनी है? सेल्स है 1,25,000। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब आगे करें। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू RM एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। इसका मतलब क्या है? यहां देखो, कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट है 25,000, तो जो आपका लिस्ट प्राइस है वो कितना है? 1,25,000, मतलब MRP, राइट। अब हमने इस पे डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया कितना? 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो 125 का 10% कितना होता है? 12,500, तो सेल करनी कितने में है? 112,500। अल्टीमेटली कितने पैसे लेंगे? 112,500, बट क्या कैश आया? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब उधार पे बेचे, राइट। तो एंट्री हो गई RM अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की सेल्स हुई? 112,500, ठीक है। तो इसमें नया क्या था? इसमें प्रॉफिट था 20% ऑन सेल्स, लेकिन सेल्स कितनी है हमें नहीं पता, तो इसमें सेल्स को x मानना होता है, प्रॉफिट को 20/100 ऑफ x मानना होता है, और फिर सॉल्व करना होता है। आप चेक कर लो, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, ये भी सेलिंग प्राइस ये रहा 125, इसका 20% कितना होता है? 25। मैच हो रहा है, क्योंकि 1 लाख में 25 को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस 125 जा रहा है। हाँ, वो अलग बात है, हमने इस पे 10% ऑफ दे दिया, तो फिर अल्टीमेट हमारा जो सेल है 112,500 होगी, ठीक है। बट सर हम एक पॉइंट के लिए इतना कुछ करेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। अब वो क्या है, ध्यान से सुनना। अगर प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, 20% को फ्रैक्शन में लिख लो, 20/100 मतलब 1/5 ऑन सेल्स, ये मानते हो। अगर प्रॉफिट 20% है सेल्स के ऊपर, तो कॉस्ट के ऊपर पता कितना होगा? 1/4, कॉस्ट के ऊपर होगा 1/4। अब आप बोलोगे सर ये कैसे किया? डिनोमिनेटर में से ना
न्यूमरेटर को माइनस कर दो, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, तो कॉस पे होगा 1/4। दोबारा सुनना, अगर प्रॉफिट है 1/5 ऑन सेल, तो कॉस पे एक कम कर दो, 1/4 होगा। चेक कर लो, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, प्रॉफिट इसका 1/4 होगा। 1 लाख का 1/4 कितना होता है 25,000। ये देखो डायरेक्टली आंसर आ गया, पूरा स्टेप करने की नीड है ही नहीं, इतना कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आ गया शॉर्टकट से। प्रॉफिट आ गया 25,000, काम खत्म। कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट 25,000, आगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में सिखाया गया है, अगर आपकी मैम ने सिखाया है, आप इसको जरूर अडेप्ट करो। अगर सेल पे 1/5 है तो कॉस्ट पे 1/4 होगा। अगर सेल पे 1/4 है तो कॉस्ट पे एक कम 1/3 होगा। ठीक है, ये लिख लो। फिर इसका एक और एग्जांपल करवाता हूं, प्रूव हो जाएगा आपको। अब लिखो पॉइंट नंबर 16, सोल्ड गुड्स costing 3 lakh to Manish, costing 3 lakh to Manish at a profit of 25% on sales। फिर से सेल्स के ऊपर है, 25% on sales, less 10% trade discount, less 10% trade discount। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख टू मनीष, कॉस्ट प्राइस है 3 लाख। ठीक है, प्रॉफिट है 25%, लेकिन सेल्स पे, कॉस्ट पे नहीं, सेल्स पे। अब सेल्स तो हमें पता नहीं, तो फिर से सेल्स को मान लो x, प्रॉफिट को 25% ऑफ x और सॉल्व कर दो। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट से करवाता हूं। अगर सेल्स पे 25% है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/3। शॉर्टकट, अगर सेल्स पे 1/4 है तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/3। 3 लाख का 1/3 कितना होता है 1 लाख, तो प्रॉफिट है 1 लाख, तो इसका मतलब जो आपकी लिस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई 4 लाख। चेक करवाऊं, ये देखो प्रॉफिट कितना है 25% ऑन सेल्स, मतलब 1/4 ऑन सेल्स। सेलिंग प्राइस क्या है, ये लिस्ट प्राइस क्या है 4 लाख। 4 लाख का 1/4 कितना होता है 1 लाख, तो प्रॉफिट ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर सेल्स पे 1/4 है तो कॉस्ट पे 1/3 होगा। ठीक है, अब लिस्ट प्राइस आ गई, लेकिन हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो मतलब अल्टीमेट कितने में सेल करी 360 में, राइट। किसको सेल करी है मनीष को, 20 हो जाएगी मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने में सेल करी 3,60,000। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे कर लो, ये तो आपको आता ही है, मैथ्स में किया हुआ। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 17, आप लोग लिखो परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 from Rahul at 20% trade discount। Purchase goods of list price 50,000 from Rahul at 20% trade discount। आपने राहुल से गुड्स खरीदे 50,000 के, नाम आ गया, उधार पे है, और 20% का डिस्काउंट ले लिया। इसका मतलब लिस्ट प्राइस है 50,000 और डिस्काउंट ले लिया 20%। 50,000 का 20% होता है 10,000, तो अल्टीमेट परचेज कितने की हुई 40,000, तो नेट परचेज आपकी हुई 40,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल 40,000। ये हो गया एक्सपेंस और ये हो गई लायबिलिटी, क्योंकि पेमेंट तो अभी नहीं करी। यहां तक ओके। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम राहुल। I repeat, goods returned of list price 10,000 purchased from Rahul।
तो आपने जब राहुल से गुड्स खरीदे थे उसमें से 10,000 के रिटर्न कर दिए। जब खरीदते हो तो एंट्री होती है परचेजेस टू राहुल, और जब रिटर्न करते हो तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। क्या होती है? राहुल टू परचेज रिटर्न, राइट? यही होगी, राहुल टू परचेज रिटर्न। इसका अमाउंट सोचो, आपको लगेगा सोचना कैसा, 10,000 तो है, तो राहुल टू परचेज रिटर्न 10,000, राइट? बट ये गलत है, 10,000 नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनना और इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 10,000 नहीं आएगा। यहां देखो क्यों नहीं आएगा। जब आपने गुड्स खरीदे थे तो आपने ट्रेड डिस्काउंट लिया था 20%, किस पे? एमआरपी पे, मतलब लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट लिया था। तो जब आप गुड्स रिटर्न करोगे तभी भी डिस्काउंट का फैक्टर आएगा। 10,000 तो लिस्ट प्राइस है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना लिया था? 20%, मतलब 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। तो गुड्स जो रिटर्न हुए हैं उसकी वैल्यू 8,000 मानी जाएगी। कंफ्यूज? इसका एग्जांपल देखो, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज आप एक केमिस्ट शॉप पे गए, केमिस्ट की शॉप पे गए, मम्मी ने बोला बेटा ये मेडिसिन लेकर आ, पूरा स्ट्रैप पूरा बॉक्स लेकर आ। तो आपने एक पर्टिकुलर मेडिसिन खरीदी जिसपे एमआरपी लिखा था 100 रुपीज। बहुत ध्यान से सुनना। नॉर्मली केमिस्ट वाले 10% डिस्काउंट देते हैं, तो इसने भी दिया, इसने आपको डिस्काउंट दिया 10 रुपीज का। 10% मतलब 100 का 10% 10 रुपीज। तो आपने पेमेंट करी 90 रुपीज की, ठीक है? 100 की मेडिसिन थी, 10% ऑफ मिल गया, 90 पे करके आ गए। जब आप घर आए तो मम्मी ने चेक किया कि वो मेडिसिन सही नहीं है, या तो आप गलत मेडिसिन ले आए या उस पर डेट एक्सपायरी हो चुकी है। तो आपकी मम्मी ने बोला बेटा रिटर्न करके आ। तो आप रिटर्न करने गए, तो आपने बोला भैया मैं आपसे ये मेडिसिन ले गया था या ले गई थी, तो इसको रिटर्न कर दो। उसने कर दिया। तो आपने बोला कि भाई साहब इसमें ना 100 रुपीज एमआरपी लिखा, तो मुझे वो वापस कर दो। तो क्या वो वापस करेगा? कभी नहीं करेगा। रीजन, जब आप खरीदने गए थे तो उसने आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया था, और जब आप वापस करने गए हो तो भी तो वो 10 रुपीज ध्यान रखेगा, डिस्काउंट को ध्यान रखेगा। तो 100 रुपीज की एमआरपी है तो 10 माइनस करके 90 देगा। जब उसने पैसे लिए 90 है तो वापस भी 90 करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है? अब अगर आप उसको बोलोगे कि देखो इस पे तो एमआरपी 100 है, मुझे 100 रुपीज दो, तो वो सीधा मना कर देगा। रीजन क्या देगा? जब आप लेने आए थे तो डिस्काउंट लिया था ना, अब जब वापस करने आए हो तो भी तो डिस्काउंट का फैक्टर काउंट होगा, बिल्कुल होना चाहिए, लीगल है, ठीक है? तो हुआ क्या, जब आपने राहुल से गुड्स खरीदे थे तो आपने 50,000 पे तो एमआरपी थी उस पे, बट आपने उस पर डिस्काउंट करवाया था कितना? 20%। तो जब वापस करने जा रहे हो तो भी तो डिस्काउंट का फैक्टर काउंट होगा। तो वो पहले 20% माइनस करेगा और वो आपको कहेगा कि सर आपने 8,000 के गुड्स वापस करे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो अगर पहले डिस्काउंट लिया है तो वापस करते टाइम भी डिस्काउंट माइनस होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, करेक्ट? एक और इसका रीजन देता हूं। 50,000 के गुड्स खरीदे थे, अगर आपकी मैथ्स ठीक है, 50 के गुड्स खरीदे थे, 10,000 के वापस कर रहे हैं, मतलब 1/5 वापस कर रहे हो। तो 50 के जब गुड्स थे उसका प्राइस कितना था? 40। तो जब वापस करोगे तो भी तो 1/5 माइनस होगा। 40,000 का 1/5 कितना होता है? 8,000, ठीक है? बट ये रीजन वहां ध्यान नहीं आता, आपको बस ये ध्यान रखना है, खरीदते टाइम डिस्काउंट अगर लिया था तो वापस करते टाइम भी डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है? 8,000 के गुड्स माने जाएंगे। क्लियर? लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 19, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 for rupees 35,000 for cash, for cash। अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो 40,000 के गुड्स हमें 35 के पड़े, लेकिन ये नहीं बताया ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, ठीक है? तो आप क्या मानोगे? जब कुछ मेंशन नहीं है तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे, ठीक है? ना तो ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा हुआ है, ना ट्रेड एंड कैश लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि 40 की एमआरपी थी बट हमें 35 के पड़ गए, तो बाकी का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस, गुड्स खरीदे, किस पे खरीदे? कैश पे, तो परचेजेस टू कैश,
35,000 के गुड्स खरीदे, ठीक है। आपको ये वाली एंट्री नहीं करनी, आपको ये नहीं मानना कि परचेज 40 की होगी, कैश 35, बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड, ये नहीं मानना, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है और ना ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मेंशन है, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे कि 40 की एमआरपी थी, हमें 35 के पड़े। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू योगेश, sold goods to Yogesh of list price 15,000, of list price 15,000 for rupees 14,000, for rupees 14,000। अब हमने गुड्स बेचे योगेश को, नाम आ गया तो उधार पे है, फिर से लिस्ट प्राइस 15 की हुई है और हमने 14 के बेचे, ठीक है। तो फिर से क्या मानेंगे इसमें, ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री हो जाएगी योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये उधार पे है कि नाम आ गया, कितने के गुड्स बेचे, 14,000। क्लियर, यहां पे आपका ट्रेड और कैश डिस्काउंट खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, लिख लो। अब आप लोग हेडिंग लिखो, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। इसमें एक्सप्लेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड अ न्यू सेट ऑफ बुक्स, and a new set of books in the beginning of new year is started, and a new set of books in the beginning of new year is started, full stop. Since the closing balances of last year have to be carried forward to the next year, comma, the first entry in each year's journal will be to record the previous year's closing balances, will be to record the previous year's closing balances, ठीक है। I repeat, since the closing balances of last year have to be carried forward to the next year, comma, the first entry in each year's journal will be to record previous year's closing balances, full stop. Next paragraph. As it is first entry, it is called opening entry. It is called opening entry. In this entry, all assets are debited. In this entry, all assets are debited, whereas all liabilities and capital are credited. In this entry, all assets are debited, whereas all liabilities and capital are credited. ठीक है, एक बार आप लिख लो, रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब इसको समझते हैं। देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, राइट, या फिर सपोज आपने 2-3 एसेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कैश के साथ साथ आप बैंक बैलेंस भी लाए हो, मशीनरी भी लाए हो, तो एंट्री कैसे होगी? मान लो कैश लाए 10 लाख, बैंक बैलेंस लाए 5 लाख और मशीनरी लेकर आए 2 लाख की, तो टोटल एसेट्स आपके हो गए 17 लाख, तो कैपिटल में आ जाएगा 17 लाख। ठीक है, तो जब फर्स्ट एंट्री होती है वो ये होती है। अब मान लो पूरे साल आप अकाउंट्स बना चुके हो, सारी एंट्रीज कर चुके हो, तो ऑब्वियसली ईयर के एंड में काफी कुछ बचा होगा, जैसे कैश बचा होगा, बैंक में कुछ पैसे होंगे, मशीनरी बची होगी, डेटर्स होंगे, आपके ऊपर कुछ लायबिलिटीज भी होंगी और बाकी आपकी कैपिटल होगी। ठीक है, तो साल के एंड में जो भी बचा होता है ना, नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं। दोबारा सुनो, ईयर के एंड में आपके पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे, नेक्स्ट ईयर जो आपका सेकेंड ईयर होगा सबसे पहले वो रिकॉर्ड होंगे बचे हुए बैलेंसेस। वैसे ही थर्ड ईयर में भी सबसे पहले रिकॉर्ड होंगे पिछले साल के बचे हुए बैलेंसेस। समझ पा रहे हो? तो जब हम बचे हुए बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट डे, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। क्योंकि हर साल तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा ना, हर साल तो कैश टू कैपिटल होगा नहीं, तो पहले साल तो ये एंट्री हो गई, फिर साल के एंड में जो बच गया सबसे पहले सेकेंड ईयर में उसको दिखाएंगे कि क्या क्या बचा हुआ है, और फिर बाकी बातें होंगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब ही क्या है? सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की जो पहली पहली एंट्रीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी एसेट्स होंगे वो डेबिट होंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो क्रेडिट होंगी। आपको बताइए, एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? क्रेडिट, और कैपिटल भी क्या होगी? क्रेडिट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, यहां देखो, सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के बचे हुए बैलेंसेस हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर्स जर्नल। जब आप जर्नल बनाओगे तो जो पहली एंट्री होगी वो कौन सी होगी? पिछले साल के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। बट बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये सेकेंड ईयर से काउंट होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो आपका है उसमें तो पिछला साल कोई था ही नहीं। फर्स्ट ईयर में पहली एंट्री ये वाली होती है, कैश टू कैपिटल। सेकेंड ईयर से पहली एंट्री कौन सी होती है? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, इसमें सारे एसेट्स डेबिट होंगे, सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़ लो, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं और क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजी है। आपको लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड 1000 रुपीज, मतलब पिछले साल के एंड में 1000 रुपीज बचे हुए थे। कैश एट बैंक 2500, कैश एट बैंक 2500, डेटर्स 1500, 1500। स्टॉक आपको दिया हुआ है 6000, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक। मशीनरी 9000, मशीनरी 9000, क्रेडिटर्स 3000, कैपिटल 17,000, 17,000। पास ओपनिंग एंट्री, पास ओपनिंग एंट्री। आपको लास्ट ईयर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, अब आपको इस साल सबसे पहले ये एंट्री करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। बस यहां देखो, कैश इन हैंड क्या होता है? एसेट, तो ये हो जाएगा डेबिट। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना है? 1000। कैश एट बैंक क्या होता है? एसेट, तो ये भी हो जाएगा डेबिट। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 2500। डेटर्स एसेट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने? 1500। स्टॉक होता है एसेट, बचा हुआ स्टॉक, कल वो बिकेगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट 6000। ठीक है, मशीनरी एसेट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 9000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट, तो 2 क्रेडिटर्स, कितने हैं? 3000। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट, तो 2 कैपिटल
17,000। ठीक है, सब कुछ आपने पुट कर दिया, अब ये टैली हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं डेबिट में कितना है। डेबिट में 1000, फिर दोनों मिला के हैं 4, टोटल मिला के 5 हो गए। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 9 20, और नीचे क्रेडिट में कितने हैं 17 प्लस 3 20। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए और वो आ गया, इसका मतलब हमने ठीक कर लिया। दैट्स इट। ठीक है, आपने ये करके नहीं दिखाना, 20,000 मत लिखना, नॉर्मल बस एंट्री करनी है। क्लियर, लिख लो। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 2, व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन। आपको कैपिटल नहीं दी होगी, ठीक है, फिर कैसे करेंगे, लेट्स सी। लिखो कैश इन हैंड 20,000, कैश इन हैंड 20,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है जिसमें सारे डेटर्स आ गए, विभिन्न प्रकार के डेटर्स, मतलब 5 to 10 डेटर्स होंगे, 15 20, कोई एक नहीं है, काफी सारे हैं, राम मोहन सोमन सब आ गए। ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, 50, लैंड एंड बिल्डिंग 1 lakh, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh, पास ओपनिंग एंट्री। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, जितने भी एसेट्स हैं डेबिट, जितनी भी लायबिलिटीज हैं क्रेडिट, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैश इन हैंड एसेट, तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना है 20,000। सन्ड्री डेटर्स एसेट, तो सन्ड्री डेटर्स भी होंगे डेबिट 60,000। स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट, तो स्टॉक ऑफ गुड्स भी होगा डेबिट 40,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, तो प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट 50,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट अगेन, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी डेबिट 1 lakh। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh। ठीक है, अब आपको कैपिटल नहीं दी हुई, और ये तो हो नहीं सकता कैपिटल ना हो बिजनेस में, फिर बिजनेस कैसे होगा। तो अब कैपिटल निकालनी है, कैसे निकालेंगे याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने किया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही किया था। तो अगर यहां से कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालोगे, लायबिलिटीज को यहां ले लो, तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल का एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट। अगर कैपिटल निकालनी है लायबिलिटीज को उस साइड ले लो, माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मेरी कैपिटल आ जाएगी, करेक्ट। अब देखो एसेट्स का टोटल कितना है 150, 190, 250, 270। एसेट्स का टोटल है 270 और लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख। तो अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो कैपिटल आ जाएगी विच इज 170। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा टू कैपिटल जो हमने निकाली बैलेंसिंग फिगर से 170। वैसे भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, आप चेक कर लो, दिस इज 270 एंड दिस इज 270। तो पॉइंट क्या है, अब डेबिट का टोटल करो 270, उसमें से वो माइनस कर दो, यहां से बैलेंस अपने आप आ जाएगा। क्लियर, लिख लो। सो गाइस, अब ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। अब हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं एक्सेप्ट जीएसटी। तो जीएसटी को छोड़ के अब आप सारी इलस्ट्रेशंस कर सकते हो जर्नल में से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी, बाकी चैप्टर डन। सी यू।